एक के बाद एक आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री किस तरह से आकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता ओबीसी समुदाय का अपमान करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो फिर उनको हश्र भुगतना था। कोर्ट का ये फैसला है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। और उसके बाद अनुराग ठाकुर ने संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरह से उनका अहंकार रह रहकर सामने आता है। एक वक्त पर अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ने का काम राहुल गांधी की ओर से किया गया था और अब ये कोर्ट का फैसला है, जनता भी उन्हें जवाब दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी किस तरह से बोलते हैं कि यह दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूं, इसको कोट करते हुए यहां पर अपनी बात कहते हुए अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान नजर आए। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुमित चंद्र जी, आप भी वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे कि आज ये जो फैसला सामने आया है राहुल गांधी के खिलाफ, अब आगे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई आगे क्या होगा। और जिग्नेश मेवाड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप गुजरात के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर हमेशा अक्सर कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे कर सबसे पहले जिग्नेश मेवाड़ी आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, उनका यह कहना है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर इस तरह का बयान, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, तो फिर इसमें बीजेपी कहां से दोषी। उनके जो कर्म थे, आज ये रिजल्ट आया है सामने। जिग्नेश जी, नहीं, यदि ये डेफेमेशन का मामला है तो ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी, जिनके खिलाफ राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो तीन में से कोई कंप्लेनेंट बनता। तीनों में से किसी ने तो कंप्लेंट दर्ज करवाया ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं न्यायतंत्र का सम्मान करता हूं और हम लोग अपील में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कन्विक्शन पे स्टे मिलेगा। जहां तक उनका ये कहना है कि ओबीसी समाज, उनको कब से दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए प्रेम आ गया। हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये आरएसएस के लोग 50 बार पब्लिकली कह चुके हैं, 50 बार लिख चुके हैं। और आज ही गुजरात की विधानसभा में बजट सेशन के दौरान दलित, आदिवासी और ओबीसी के समाज के बजट को लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हम इन गरीब वंचित तबकों के साथ खड़े हैं। ये तो बेसिकली दादागिरी है, तानाशाही है। यहाँ कोई डेफेमेशन का केस ही नहीं बनता। बावजूद उसके जिस प्रकार से भाजपा और आरएसएस के लोग, राहुल जी डटकर जो आरएसएस और भाजपा का मुकाबला कर रहे, भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार का जो रिस्पांस मिला, नफरत और हिंसा के खिलाफ राहुल जी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले, जो लाखों करोड़ों लोगों का जो जन समर्थन मिला, उसकी बौखलाहट के कारण इस प्रकार से उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। चाहे ईडी की नोटिस भेजी जा रही हो या फर्जी मुकदमे किए जा रहे हो। और केवल राहुल जी की बात नहीं, पवन खेरा जी के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज किया। मुझे 2500 किलोमीटर असम की जेल में डाला। दूसरे विपक्ष के दल के नेता, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले लोग, एनजीओस के लोग, पत्रकार, वकील, यहां तक कि आज जो उनके कैंप में बैठे उस हार्दिक पटेल को भी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे। तो विपक्ष के हर एक आवाज को कुचलना, यही आरएसएस और भाजपा की नीति रही है। ठीक है, सीधे नलिन कोहली जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर गई बीजेपी, इसी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। उनके आरोपों पर जवाब दीजिए नलिन कोहली जी। लेकिन राहुल गांधी जी की जबान पर लगाम नहीं। और मुझे लगता है एक तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं फर्जी केस है, केस में कोई तब। तो आप कह क्या है कि कोर्ट और जज बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आया केस क्या है। ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी ने कंप्लेंट फाइल की, राहुल गांधी जी के वकील वहां गए, उन्होंने इस केस को लड़ा, पूरी न्यायिक प्रणाली चली, उसके बाद एक कन्विक्शन आया है। मतलब मजाक नहीं हो सकता। और ये जो कांग्रेस की सोच है, ये 2018 में भी दिखी, जब सुप्रीम कोर्ट के बयानों को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी जी ने स्वयं कुछ बयान दिए थे रफेल पे, फिर बाद में माफ की बात। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने याद दिलाया कि माफी मांगने के बाद भी तो उन्होंने इस्तीफा नहीं, उसके बाद इन्होंने कह दिया सारे मोदी चोर है।
कि एक समाज पर आप वार करते हैं और आप फिर उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो है खुश होंगे। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट पे इंग्लिश भाई करें, हम ही इनके लिए मेहनत करें, गरीबों के लिए, मस्जिद के लिए, ओबीसी समाज के लिए, तो वोट क्यों नहीं देते? मतलब आप क्या भारत की जनता को भी बेवकूफ समझते हैं? मतलब वोट जनता, मोदी जी के काम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, क्यों? क्योंकि काम हो रहे। तो एक होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड, राहुल गांधी जी, और कांग्रेस होता है लेजेंड इन योर ओन माइंड, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। हम कांग्रेस है, हम नेहरू गांधी परिवार की पार्टी है, तो हमारे को तो वोट मिलेगा ही, हम जो कहना चाहे कर ही पाएंगे। दूसरी तरफ भारत बढ़ रहा है, काम हो रहे हैं, मोदी जी की सरकार को मिले, तो बेवकूफ मत समझिए, स्थिति को पहचानिए। इनके नेता ऐसे हैं जिनकी जबान पे लगाम नहीं है, और ये पहले नेता नहीं है जिस पर ये कानूनी प्रक्रिया है। ये जयललिता जी पे भी हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी पे भी हुआ था, राशिद मसूद साहब पे हुआ था, बीजेपी के आशा रानी जी पे हुआ था। तो ये प्रक्रिया सबको पता है। तो अब कन्विक्शन हुआ है तो प्रक्रिया झेलना पड़ेगा। कोई राहुल गांधी जी संविधान या कानून से ऊपर है, ये कांग्रेस मान सकती है, लेकिन देश का कानून नहीं मानता, देश का संविधान नहीं मानता है। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब अदालतें तो नहीं देखती है ना कि कौन किस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। अदालतें तो नियम के हिसाब से फैसला करती हैं। जब 2 साल उनको दोषी करार दिया गया तो ये सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट का जो 2013 का फैसला था और उसके बाद की जो स्थिति तरी, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता जिनकी सदस्यता गई हो। दोनों ही पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों के भी कई नेता हैं, तो इसको लेकर इतना बवाल क्यों? और अभय दुबे जी, एक और सवाल है, आपके पास पूरे 24 घंटे थे सूरत कोर्ट का जो फैसला सामने आया था ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए, आप लोग क्यों नहीं गए? चित्रा जी, पहली बात तो गंभीर आपत्ति है मेहुल चोकसी या नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी, ये जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा लूट कर भाग गए, उनको ओबीसी समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दिया। ये समूचे देश के ओबीसी समुदाय का अपमान है, इसकी माफी भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए। आपने न्यायालय का पक्ष रखा, मैं बताना चाहता हूं, 16 अप्रैल 2019 को याचिकाकर्ता कोर्ट जाता है, 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष मौजूद होकर बयान होते हैं, मार्च 2022 में वो कहता है कि राहुल गांधी को फिर से कोर्ट में बुलाइए। न्यायालय, दवे साहब की न्यायालय उससे साफ इनकार कर देती है। ये सज्जन 7 मार्च को हाईकोर्ट जाकर के स्टे ले लेते हैं, 11 महीने का स्टे होता है। उस बीच 7 फरवरी को राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं अडानी के खिलाफ। ये शख्स फिर हाई कोर्ट जाता है, कहता है नए एविडेंस आ गए हैं, अब इसको वेकेट कर दीजिए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं थे, ये रिकॉर्ड की बात है। 27 फरवरी को फिर से केस चालू होता है, और 23 फरवरी को जब सुखदेव की, राजगुरु की, भगत सिंह का शहादत का दिन था, उस दिन प्रजातंत्र की के साथ आघात किया जाता है और राहुल गांधी जी की सदस्यता ये समाप्त उस दिन से मानते हैं। क्या कहता है संविधान? सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा। आर्टिकल 103 जो भारत का संविधान कहता है सदस्यों की निरर्हता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का संबंधित प्रश्न उठता है तो वो राष्ट्रपति के भी निश्चय के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेंगे। क्या यह प्रक्रिया अपनाई गई? नहीं अपनाई गई। हमने ट्रायल कोर्ट में तथ्य रखे चित्रा जी प्रामाणिक रूप से कि अनिवार्य एक आखिरी बात, ये बहुत गंभीर बात है, ये अनिवार्य एक जज के लिए ट्रायल कोर्ट के कि अगर उसका जुरिडिक्शन नहीं है, अगर अपराध उसकी कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर हुआ है, जिस पर आरोप है वो बाहर रहता है, तो सीआरपीसी के 202 के तहत आप इंक्वायरी कराना कंपलसरी है। यह आदेश मेरे पास पड़ा है, वो नहीं कराया गया। ठीक है साहब, मैं लौट रही हूँ। अभय दुबे जी, आपके पास और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी की उनकी सदस्यता जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी ओर से बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने अब से 1 मिनट पहले लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, कल का उनका ट्वीट था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी के शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने लिखा था। और आज सुबह से लगातार इस पूरे मामले में जबरदस्त बवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल भी पूरे मामले में एक है। ऐसे में राहुल गांधी की ये पहली प्रतिक्रिया, जिसके एक एक शब्द वो कहते हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। नलिन कोहली जी,
हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो भारत की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी। बड़ा चित्रा जी, बहुत दुख होता है और वाकई दिल से दुख होता है। मोदी सारे चोर हैं, भारत की लड़ाई है, भारत के हितों की लड़ाई है। मतलब कौन सा ये पेडेस्ट्रल पे है, ये कौन सी दुनिया में है कि इनको लगता है इस प्रकार की टिप्पणी कि अंग्रेजों से आप कहेंगे व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका डूइंग अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब हस्तक्षेप आप उनसे कहते हैं भारत के हित में। वही कांग्रेस पार्टी जो दलील देती है कि हमने आजादी दिलवाई, अंग्रेजों को भगाया, बीजेपी कहां थी, कांग्रेस कहां, बीजेपी कहां थी, आरएसएस कहां थी, यही उनका है। अब उनके राहुल गांधी जी अंग्रेजों से उम्मीद रखते कि आप हस्तक्षेप करें जब ये चुने हुए सांसद थे। चुनाव जीतती है इनकी पार्टी, हिमाचल में जीते ना, मतलब प्रक्रिया ठीक है ना। तो क्या भारत के जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ गई क्योंकि वायनाड से ये चुने गए, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस जीती? कह क्या रहे हैं? और इसको भारत और देश की लड़ाई, मतलब एक इंसान का सोच इतना हो गया है कि वो मानने लगते हैं कि जो चीज है नहीं वो काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसको भारत की लड़ाई करें, उनका अधिकार है वो माने। इससे मैं मानता हूं जनता उनके सोच को देखती है, अपने सोच को खुद वो दर्शा रहे हैं और हमें इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गंभीर होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है, उनके नेता जो है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सोचना चाहिए। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ये है कि राहुल, ये बात तो है ऐसे कि भारत की आवाज ऐसे हो गया कि मुखरता से राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो इलारा कंपनी है जिस पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज में है, वो अडानी जी के साथ उसका संबंध है, वो साझेदारी है। किस में साझेदारी है? मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम जो उनको दिया है स्ट्रेटेजिक एरिया में, उसमें साझेदारी है। ये भारत की भूभागीय अखंडता पर, भारत के सामरिक महत्व के विषयों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो कोल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से किया, जिसमें ओवर इनवाइसिंग की, जिसमें डीआरआई ने खुद ने ये केस दर्ज किया, उसमें आज तक सिर्फ जांच क्यों जारी है। उन्होंने आरोप लगाए कि कैसे 6 एयरपोर्ट अडानी जी को कानून को ताक पे रखकर, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑफ इंडिया 2008 के कानून को ताक पे रखकर दे दिए। तो इससे बौखला गए ये लोग, इसलिए विचलित थे और ये हर हाल में चाहते थे राहुल जी की सदस्यता जाए, क्योंकि 7 फरवरी को उन्होंने कहा और 27 फरवरी को न्यायाधीश ने मुकदमा स्पीड अप किया और 23 मार्च को फैसला कर दिया, जबकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया हमने और न्यायालय के निर्णय में यह बात आई है। हम सर्वोच्च अदालत में और ऊपर की अदालत में इन पक्षों को दृढ़ता से रखेंगे। सड़क और सदन दोनों में दृढ़ता से राहुल गांधी जी भारत वर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो सत्ता की सरपरस्ती में लूट कर भाग गए, विजय माल्या का तो सीबीआई का नोटिस, लुकआउट नोटिस रिवोक कर लिया। वर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से जरा एक आंकड़ा हम रखते हैं देश के सामने। ये जानना जरूरी है, राहुल गांधी को लेकर इस तरह की लड़ाई इस वक्त समूची विपक्षी दल वर्सेस बीजेपी की चल रही है, लेकिन कौन कौन से नेता रहे 2013 के बाद जिनकी सदस्यता चली गई? लालू यादव, चारा घोटाले के बाद संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी, 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सजा पूरी करने के 6 साल बाद वो चुनाव नहीं लड़ सके थे। और फिर क्या स्थिति बनी लालू प्रसाद यादव जी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। रशीद मसूद कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे, एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। साल 2013 में यह सजा कोर्ट की ओर से उनको सुनाई गई थी। और सिर्फ विरोधी पार्टियों के ही नहीं, अशोक चंदेल हमीरपुर से भाजपा के विधायक थे, अशोक कुमार सिंह चंदेल, 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। कुलदीप सेंगर, उम्र कैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। अब्दुल्ला आजम, 2 साल की सजा के बाद विधायकी उनकी खत्म हो गई। तो ऐसा है नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ ये पहली बार हुआ है आशुतोष वर्मा जी। तो हर बात का ठिकरा बीजेपी पर क्यों फोड़ना? आपके भी नेता सामने आ गए और बीजेपी पर दोष मढ़ने लगे। बीजेपी के भी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनकी सदस्यता चली गई थी। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन उसके पहले मैं बाकी मेहमानों का जल्दी से मैं रुक कर लेती हूं। हमारे साथ शिवसेना के भी नेता बने हुए आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, इस पर आपकी टिप्पणी। अब चित्रा जी नमस्कार। उनके भी विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, ऐसे इसी तरह के कुछ मामलों में थोड़े अलग है मामले उनके। हाँ, लेकिन सदस्यता तो चली गई बीजेपी के विधायकों की। सूरत कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे,
लेकिन हम सवाल उठाएंगे टाइमिंग को लेकर। जब 1 महीने के भीतर उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का समय मिला है, उसी सूरत अदालत ने उन्हें बेल भी दे दी है, उसके बाद हम सुनते थे कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स ये तो दबाव में काम करती है। ये पहली बार सुन रहे हैं कि लोकसभा का सचिवालय भी दबाव में काम करता है। इतनी जल्दबाजी क्यों? यदि कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये बरी हो जाते हैं, ये निर्दोष हो जाते हैं, केस जो है सेट असाइड हो जाता है, तो क्या फिर उन्हें आप चुनाव लड़वाएंगे? फिर आप उन्हें संसद का सदस्य बनाएंगे? और मैं तो सुन रहा हूं एक हाथ आगे जाकर कि चुनाव आयोग इस आनंद फानन में है कि अप्रैल में वो उपचुनाव भी करा सकता है वायनाड में। मतलब इतनी जल्दबाजी एक विपक्ष के बड़े नेता के ऊपर ही क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के मुखरता से एक आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, इसलिए ये आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या के समान है। इसीलिए सभी पार्टियां प्रतिक्रिया दे रही हैं कि ये एक तरफा निर्णय क्यों? देखिए, हम कोर्ट अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई कानून बना है सभी नेताओं पे लागू होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 महीने का समय है, उस 1 महीने में हम आज चले जाएं, हम 10 दिन बाद चले जाएं, या हम 29वें दिन जाएं, वो हमारे विवेक बुद्धि पर, हमारे वकीलों पर निर्भर है। लेकिन आप कौन होते हैं सचिवालय के सदस्य या सचिव लोग, जो आप तुरंत उनकी सदस्यता को निरस्त करते हैं इसलिए कि राहुल गांधी जी आगे अपनी जनता की लड़ाई न लड़ पाए? ये तो बड़े हैरानी वाला, मतलब हम बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, ये तो सब यहाँ आके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब वकीलों की राय ले लेते हैं। दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इतनी जल्दबाजी क्या थी? उनका ये कहना है कि हम आज जाते ऊपरी अदालत में, हम 10 दिन के बाद जाते, लेकिन आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द करने का क्या औचित्य है? क्या सब आपस में मिले हुए हैं आशुतोष जी, और नियम क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, उनको तो किसी ने रोका नहीं है, वो जब चाहें अपील में जा सकते हैं। बल्कि जब लोअर कोर्ट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत का जो कोर्ट है, जब उसने कॉग्निजेंस लिया था इस इशू को लेकर के, वो इसको भी वो चैलेंज कर सकते थे हायर कोर्ट में, और उसके ऊपर भी वो स्टे ला सकते थे, या फिर वो हाई कोर्ट में क्वैशिंग में जा सकते थे 482 सीआरपीसी में, उसको क्वैश भी करा सकते थे। उनके पास सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो तो अवेलेबल हैं, उसमें कहाँ वो कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। अब जहां तक कन्विक्शन की बात है तो ये बहुत ही क्लियर है, ये जो सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन 3 है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी 2 साल या उसके ऊपर की अगर सजा होती है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, तो उस केस में जो है उसकी कैंडिडेचर को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी डिस्क्वालिफिकेशन को, इसी प्रोविजन को ही अप्लाई यहाँ पर भी किया जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये तो पहले भी हो चुका है, चाहे वो लालू यादव हो या जयललिता हो, या कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब ये जजमेंट दिया था 2013 में, तो उसको बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है जाना है, और इस तरह से अगर कोई कन्विक्ट होता है, ये तो कन्विक्शन तो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगा दिया गया। कन्विक्शन का तो मतलब है कि कोर्ट ने सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, पूरा ट्रायल कंक्लूड कर लिया, सारे विटनेसेस को देख लिए, और उसके बाद वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें क्राइम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको तो चैलेंज वो कभी भी कर सकते हैं, बट सवाल ये है कि जब कन्विक्शन हो चुका है तो कन्विक्शन को तो मानना पड़ेगा। जब वो अपील में जाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट स्टे दे ही दे, या ये जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए। आज की डेट में यही ऑर्डर है, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? अगर स्टे आ जाता है उस स्थिति में क्या होगा? मेरा ये सवाल है आपसे। अगर वो अपील में जाते हैं और अपील में उनको स्टे मिल जाता है, और अगर कोर्ट ये कहता है कि ठीक है हम इसको अपील को सुनेंगे, अभी हम इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्डर का जो ऑपरेशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो टाइम बीइंग के लिए उस पे स्टे लग जाएगा, उस पे रुकावट आ जाएगा। तो उनको उस केस में कन्विक्टेड इमीडिएट बेसिस पे नहीं माना जा सकता है, तो उस बेस पे उनको थोड़ा वक्त मिल सकता है। उसमें वो जब तक जो उनका अपील है वो जब तक डिसाइड ना हो जाए। सुमित चंद्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सब अब आपकी बात समझ में आ गई, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। अब 2013 में जो अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, कई बार कहा जाता है इतिहास आपके सामने अलग अलग रूपों में आता है, इस तरह की मुश्किलें उन्हीं के लिए पैदा करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। अब जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेता के लिए आगे क्या ऑप्शन बचते हैं, और क्या वास्तव में जानबूझकर देरी की गई है ताकि अपनी राजनीति को भी थोड़ा चमका लिया जाए,
या इंतजार किया जा रहा था कि हम आराम से कोर्ट में जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी को राहत देने के लिए? ऑप्शन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास क्या है? चित्रा जी, ऑप्शन जानने से पहले ये समझना, और मैं आपके माध्यम के थ्रू जनता को बताना चाहूंगा, देखिए जो पनिशमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जो ऑर्डर आया है, वो सेक्शन 500 के ऊपर आया है, जो पनिशमेंट फॉर डेफोमेशन। अगर आप देखा जाए तो वो सेक्शन खुद कहता है कि जो भी इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ तो इट मे एक्सटेंड टू 2 years, मतलब 2 साल से कम की सजा भी हो सकती है। तो जरूर जज के माइंड में कुछ गया होगा कि जज ने ना ही वो ऑप्शन लिया विदाउट लेस देन 2 years, ना ही उसने वो ऑप्शन लिया फॉर फाइन, उन्होंने डिसाइड कर लिया एग्जैक्टली 2 years, जबकि सेक्शन 8 आरपी एक्ट क्लियरली कहता है 2 साल या उससे कम। वो कम वाला ऑप्शन क्यों नहीं जज ने लिया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे निर्भर होता है। ये केस जो ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर देखने के बाद और भी चीजें पता चलेगी, बट सबसे जरूरी चीज ये है देखने की, जो अगर बाई चांस इसमें हो भी जाता है तो सेक्शन 8 एक आपको प्रोविजन भी देता है, जिसमें वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 3 महीने तक फ्रॉम दैट डेट उसको नहीं हटाया जाएगा। चलिए आपने 3 महीने भी एग्जैक्टली वो कर लिए या जल्दी में किए, बट उनको अपील देने का, अपील में जाने का टाइम देना अनिवार्य है सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। ये काफी सारे इश्यूज हैं जो अब आगे देखे जाएंगे ऑर्डर देखने के बाद एंड उसको अपील करने के बाद। ठीक है, अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपसे कुछ ही देर के बाद इसी कांग्रेस दफ्तर में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी, कोर्ट का ये फैसला है, बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। आशुतोष जी, नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि देश में हम कितनी भी बड़ी घोटाला हो जाए, कितनी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोटाले में अगर संलिप्त है तो उस पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। उसने कहा कि लोकतंत्र का इसका कोई मतलब नहीं है, और वो चीजें कर रही है जो भी उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने जब भी उसके खिलाफ कोई बात उठाई तो उसके वहां सीबीआई, ईडी भेज देती है। विपक्ष कहीं भी करता है, आज इस हद तक आ गई। मुझे लगता है कि शहीद दिवस के दिन जिस तरीके से संविधान का काला दिवस है, और बड़ा आश्चर्य लगता है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ओबीसी समाज पे एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि ओबीसी या पिछड़ा समाज तब आहत होता है जब उसके आरक्षण से आप खिलवाड़ करते हैं, जब आप 13 पॉइंट रोस्टर ले आते हैं बिना कुछ पूछे, जब आप लेटरल एंट्री में आईएएस की सिलेक्शन कर देते हैं, जब आप यूजीसी में बिना पीएचडी और डॉक्टरेट में आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब निकाय चुनाव में आप रैबिट सर्वे करके आरक्षण खा जाते हैं, तब पिछड़ा समाज नाराज होता है। इस नीरव मोदी में, इसमें ललित मोदी में कौन पिछड़ा समाज? ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये 130 करोड़ की जनता देख रही है। मुझे लगता है कि अब पापों का घड़ा बढ़ गया है, समय आ गया है। 2024 का इलेक्शन भी सामने खड़ा है और जनता ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इन देशद्रोहियों जैसे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इतना लाखों करोड़ रुपए इस देश के मिडिल मैन का चला गया है, आप आवाज तक नहीं उठाने देंगे। ठीक है, और आप संसद में आवाज नहीं उठाने देंगे, माइक बंद कर देंगे। ये खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जो सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे राहुल गांधी, उन्हीं की आवाज को दबाने का काम नलिन जी आप लोगों ने कर दिया। नहीं, मुझे माफी चाहता हूं, मुझे कुछ कानूनी रूप से आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कानूनी चीज आपके दर्शकों का समझना जरूरी है। विनम्रता से कहूंगा, जो कार्यक्रम में कहा गया है वो करेक्ट पोजीशन नहीं है। देखिए, पहले सब सेक्शन 4 था सेक्शन 8 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक एक्ट है, एक संविधान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सब सेक्शन 4 जो था सेक्शन 8 का, उसमें था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं होती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यह चैलेंज हुआ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सब सेक्शन 4 हट गया। सब सेक्शन 4 जब हट गया तो सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट होता है, और सब सेक्शन 3 की भाषा बहुत स्पष्ट है, जो एक सेकंड पढ़ लूं। शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ये मतलब जिस दिन कन्विक्शन हुई 2 साल या उससे ज्यादा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब सूरत कोर्ट ने उनका इसेंशियली कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है,
उनको बेल और सस्पेंशन दिया अपील के लिए, कन्विक्शन हो गया ना, लेकिन कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ तो मतलब डिस्क्वालिफाइड हो गए। अब आइए आप संविधान पे जो 102(1)E की बात है। 102(1)E कहता है कि जो आपका किसी कानून अगर होगा तो उसमें होगा, तो ये जो कहा जा रहा है 10 दिन क्यों नहीं रुके, 2 दिन क्यों नहीं रुके, 15 दिन, ये लीगली करेक्ट पोजीशन नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा हो सकती है लेकिन कानून ये नहीं है। ठीक है, अब सीधे अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, कानून तो आपका इंतजार करेगा नहीं या फिर नियम कायदे, आप जब तक मन तब तक इंतजार कीजिए। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अभय दुबे जी आपका। अरे भारतीय जनता पार्टी पर एक एक पल भारी पड़ रहा था, जिस प्रकार राहुल गांधी जी मुखरता से सदन में और सदन के बाहर कह रहे थे कि संसाधनों की लूट हो रही है। वो पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप बांग्लादेश जाते हैं और प्रोजेक्ट अडानी जी को क्यों मिल जाता है। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपने बयान में कहती पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, भारत सरकार के दबाव में अडानी जी को प्रोजेक्ट दिया। तो इनके लिए तो एक एक पल भारी हो रहा था। ये हर षड्यंत्र वो रच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो जाए। ये मैं एक लाइन सिर्फ पढ़कर बताता हूं। सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले या तो खुद मामले की जांच करना है या जांच कराने का निर्देश देना अनिवार्य है। ट्रायल कोर्ट ने ये बेसिक चीज ही फॉलो नहीं देता है। आप ये जो सीआरपीसी की धारा लेकर बैठे हुए हैं या जितने भी नियम कायदे कानून, सर्कल कोर्ट का फैसला जब आया था उसके तुरंत बाद आपको मशक्कत करनी चाहिए थी कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाए, वरना राहत कैसे मिलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने इंतजार किया, अभी कुछ ही देर में बैठक होने वाली है, बैठक के जरिए अब क्या रणनीति बनती है कांग्रेस की, इस पर रहेगी हमारी नजर। जो कोर्ट से हुए अयोग्य 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने वो कैसे होंगे योग्य, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आज दंगल में हमने पूछा था। दर्शकों की क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक।